कर रहे थे तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब मैंने बताया कि ये पैकिंग का काम या बाइंडिंग का काम या ज्वाइनिंग का काम करता है, जो एक एनिमल्स बॉडी को दूसरे एनिमल्स एनिमल्स बॉडी को दूसरे पार्ट से या ऑर्गन से कनेक्ट करने में ये मदद करता है। इसके बाद मैं बता देता हूं कि ये जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में इसको माना जा सकता है, क्योंकि ये जो है एक तरह से कहा जाए कि ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है एक तरह से कहा जाए तो ये लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेज में पाए जाने वाला यह टिश्यू होता है। इसका प्रमुख काम देखा जाए तो होल बॉडी में इसका बहुत ही बड़ा प्रमुख काम होता है, क्योंकि इसमें कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड होता है उसको फ्लो कराने में ये मदद करता है। ये मुख्य रूप से कहा जाए तो ये नॉन लिविंग्स में मैट्रिक्स का काम करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है, जबकि ये लिविंग बीइंग्स में भी ये बोन्स और कार्टिलेज को और ब्लड को कनेक्ट करने में मदद करता है। एक ब्लड का मोलिकुल्स दूसरे मोलिकुल्स से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें एक फ्लूइड लिक्विड टाइप का मटेरियल होता है जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो मैट्रिक्स के साथ ये ज्वाइंट होते हैं। ये मुख्य रूप से क्या कहा जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है। ये कहीं पर और देखने के लिए मिलेंगे, जैसा कि आपको स्केलेटल सिस्टम में देखने के लिए मिलता है कि स्केलेटन से मसल को कनेक्ट करने का जो काम करता है उसमें भी ये कनेक्टिव टिश्यू काम आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि पहले आपको पढ़ाया था मैंने, लिगामेंट्स या फिर एक और टेंडेंस। तो उस तरह का जो बोन्स होता है उस बोन के साथ उसका कनेक्शन जो होता है इस टिश्यू का, यानी मुख्य रूप से कहा जाए तो ये बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जोड़ने में मदद करता है। यानी आपको बोन को मसल के साथ कनेक्ट कर दिया या टिश्यू के साथ कनेक्ट कर दिया, या फिर आपका है सो ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट कर दिया, कैपिलरीज के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि ये मेन रूप से कहा जाए तो कनेक्शन का ही काम करेगा। कनेक्टिव टिश्यू सेपरेटेड द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द body from each others and also form a protective sheath around them। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये भी जो है एक विशेष ऑर्गन का भी काम करता है, जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को सेपरेटेड कराने में भी मदद करेगा। जैसे वेन को मसल के साथ कनेक्ट तो होता है लेकिन वो उसके साथ आसानी से अलग भी रहता है। आपने देखा भी होगा कि आपका वेन इधर से उधर घूमेगा, इसका मतलब वो फ्री भी है और वो एक दूसरे के साथ एक पतले से झिल्ली से वो कनेक्ट भी होता है। अब हम बात करें इसका कि ये और क्या काम कर सकता है, तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन का भी काम कर सकता है। आपने देखा हुआ वेन को अगर पकड़िएगा तो जल्दी पकड़ाएगा नहीं, इधर से उधर फिसलता रहता है। तो ये चूंकि मैट्रिक्स का बना हुआ है इसलिए इसमें थोड़ा सा फिसलन होता है। अब हम बात करें इसका कि ये जो और भी टिश्यू ये टिश्यू जो है हमारे बॉडी में और भी क्या काम करेंगे, तो आपको अब पता ही होगा कि आपका मसल्स के साथ साथ वेन भी होता है। तो वेन का काम होता है पूरे बॉडी के मसल्स को हमारे बोन के साथ कनेक्ट करना, यानी कि उसको है सो एक तरह से कहो तो जैसे मूर्तिकार यानी मूर्ति जो बनाता है तो उसमें पुआल को देखी होगी रस्सी से बांधे हुए, जो इसको ढांचा भी बोल सकते हो। तो ये जो ढांचा तैयार करता है तो उसमें तुमने देखा होगा रस्सी से बांधता है, तो वो रस्सी एक तरह से हम अपने बॉडी में बात करें तो वो वेन का काम होता है। वेन भी उसी तरह से हमारे बॉडी में मसल्स को बांध कर रखने में मदद करता है ताकि बोन और मसल अलग ना हो सके। ठीक है, समझ में आया? कनेक्टिव टिश्यू आर एम्बेडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू इज classified as the proper connective tissue when the matrix is soft jelly types। जब ये कनेक्टिव टिश्यू जो होंगे सॉफ्ट जेली टाइप के होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। फिर दूसरे टाइप में देखेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो मैट्रिक्स जो होगा जब लिक्विड टाइप में होंगे तो इसको हम लोग कहेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एंड द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू व्हेन द मैट्रिक्स इज सॉलिड। जब वही मैट्रिक्स जब सॉलिड रहेंगे तो वो स्केलेटन के साथ कनेक्ट होंगे। जैसा कि आपने अभी देखा था कि बोन्स के साथ मसल का कनेक्शन जो किया था या फिर बोन के साथ कनेक्शन किया था ये टेंडेंस के द्वारा, तो ये सारे चीज को तुमने देखा क्या कि इसका मुख्य काम से पता चल रहा होगा कि जब मैट्रिक्स सॉफ्ट होंगे तो वो प्रॉपर कनेक्टिव के टिश्यू का काम करेंगे, वही जब लिक्विड टाइप के होंगे तो वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का काम करेंगे, वही जब सॉलिड रहेंगे
तो ये स्केलेटल के साथ कनेक्टिव का काम करेंगे। इसमें ये दो प्रकार के हो जाएंगे, एक एरियोलर हो जाएगा और एक दूसरा एडिपोज हो जाएगा। एडिपोज को ही डेंस रेगुलर कहते हैं, जिसको मैंने बार बार नाम दिया था टेंडेंस और लिगामेंट। तो इस तरह का जो टिश्यू होता है वो आपको बोन टू बोन को कनेक्ट करने में मदद करता है। द skeletal tissue include the bones and the cartilage when the fluids connective tissue include the blood and limbs। इसमें एक और भी कार्टिलेज और बोन्स का काम है। ये जो है आपका बहुत ही सॉफ्ट बोन होता है हमारे बॉडी में। इसका मुख्य काम होता है कि ये ब्लड, यानी कि इस हमारे बॉडी के अंदर में लिम्फोसाइट्स होते हैं जो ब्लड टिश्यू के अंदर में पाए जाते हैं। ये वैसे प्रोटीन को पचाने में या फिर डाइजेस्ट कराने में मदद कराते हैं जो बड़े प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं। तो यानी कि ये लिम्फ्स जो होते हैं ये एक तरह से बाईपास बनाता है, जिससे अगर मान लेते बड़े पार्टिकल्स किसी बॉडी के अंदर में वेन्स के अंदर में प्रवेश करता है तो वो जा नहीं सकता, अटक जाएगा। तो उसे बचाने के लिए उसको बाईपास एक लाइन एक ट्यूब खोलता है, जिसकी मदद से ये जो प्रोटीन होते हैं आने से पास आउट हो जाते हैं। ये भी है सो एक तरह का हमारा कनेक्टिव टिश्यू का ही काम करता है। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल में देखो कि अगर मान लेते हैं कि हमारा ये बोन है और इस बोन के सॉरी ये ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर में अगर मान लेते ये बड़ा प्रोटीन आ गया और इसी के अंदर में तुमको पता ही होगा कि ये पतले पतले वेन्स में भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जब यहाँ आएंगे और इससे होकर गुजरना चाहेंगे तो ये नहीं गुजर सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये जो है ब्लॉकेज हो जाएगा और इससे वेन से अगर ब्लड नहीं सर्कुलेट होंगे तो ऑटोमेटिक ये डेड हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए क्या करता है कि इसी के पास से ही एक ट्यूब का निर्माण करता है। ये ट्यूब का निर्माण करता है जो फिर से वापस आकर के एक मोटे वेन्स के साथ कनेक्ट कर देता है। तो ये प्रोटीन इसमें न जाकर के ये प्रोटीन इससे होते हुए इसमें चला आता है मोटे वाले वेन में, और ये जो है फिर से वापस यहाँ डाइजेशन शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद ब्रेक डाउन होकर के छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब टूट जाएंगे तब ये पतले वेन्स में यानी कि कैपिलरी में छोड़ दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक्स है, हमारे बॉडी का अपना एक सिस्टम है। इस सिस्टम के जरिए है सो ये प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में मदद कराता है। तो ये आपको पता ही चल गया होगा कि ये कनेक्टिव टिश्यू का ये लिम्फ का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे बॉडी में। समझ में आ गया होगा कनेक्टिव टिश्यू? यस सर। डिफाइन को एडियोलर टिश्यू का तो क्लियर हो गया, तो शुरू कर देते हैं। तो एडियोलर टिश्यू जो होता है यह पैकेजिंग ऑफ द टिश्यू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका मुख्य काम होता है हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी में जो एनिमल टिश्यू में जो कैविटी होता है उसको फुल फिलिंग करने में मदद करता है। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मैट्रिक्स के सेमी सॉलिड फॉर्म कंटेनिंग होता है। ये व्हाइट कोलेजन्स फाइबर्स होते हैं और येलो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो फाइब्रोब्लास्ट, जिसको हम लोग कहते हैं सिक्रीट ऑफ द फाइबर्स। जैसे हमारे बॉडी में मान लेते हैं कि कभी कभी मान लेते हैं कोई बॉडी में इंजरी हुआ तो वहां गड्ढे हो जाते हैं, यानी कि गड्ढे हो जाने का मतलब ये हुआ कि वहां के टिश्यू है सो डैमेज हो चुका है। तो उस टॉक्सिक सब्सटेंस को या लिम्फोसाइट्स को या फिर उस खाली जगह को भरने में ये एडियोलर जो टिश्यू है ये बहुत मदद करता है। ये चूंकि लूजली कनेक्टिव टिश्यू होता है यानी कि ये धीरे धीरे मैट्रिक्स के रूप में आकर जमने लगेंगे और धीरे धीरे ये एक सॉलिड पार्टिकल्स का निर्माण कर देंगे, जिससे उनका वो घाव जो होगा जल्दी से भर जाएगा। समझ में आया? तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि इसके शरीर के अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आने से रोका जा सकता है, यानी कि बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। एडियोलर टिश्यू क्लियर हो रहा है?
ये एरिकुलर टिश्यू का प्रमुख काम जो होता है ज्वाइनिंग ऑफ द स्किन एंड मसल, ये स्किन और मसल को कनेक्ट करने में मदद करता है। ये और एक और भी रूप में पाए जाते हैं कनेक्टिव कनेक्टिव ब्लड्स के रूप, ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स टू बी सराउंडेड बाय टिश्यू। ये टिश्यू के चारों तरफ ये फैले होते हैं, यही कारण है कि ये चारों तरफ फैल करके एक साथ एकदम बांध देते हैं उनको, ताकि उनका मसल जो है उनके बोन से अलग न हो सके। और इसके अंदर में पतले पतले वेन होते हैं जिसके माध्यम से ब्लड है सर्कुलेट हो पाते हैं, जो हमारे बॉडी में जो हमारा टिश्यू होता है जो डेड होता है या फिर उसमें कुछ इंजरी होती है तो उसको रिपेयर करने का काम ये कर देता है। इसलिए हमारे बॉडी के हर हिस्से में ब्लड सर ये जो वेसल्स मौजूद होते हैं। ये एरोलर टिश्यू जो होते हैं वो ओल्ड एज के पर्सन के पास नहीं होता है क्या? नहीं, सभी के पास होते हैं, लेकिन आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे एनिमल टिश्यू में सबसे बड़ी बात होती है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे वो पुराना यानी कि ओल्ड टिश्यू धीरे धीरे डेड होता है और न्यू टिश्यू बनता है। तो ओल्ड पर्सन में क्या होता है, डेड सेलों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है और लिविंग सेलों की संख्या यानी कि जो न्यू फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स होता है वो घट जाता है, जिसके कारण आदमी की मौत होती है या फिर बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये यस सर। मुख्य रूप से आपको पुराने सेल को डैमेजिंग, नए सेल को फिलिंग या फिर रिपेयरिंग या फिर सर्कुलेटिंग, इन सभी में ये मदद करता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा अब? यस सर। अब जरा हम एडिपोज की बात कर लेते हैं जरा। एडिपोज टिश्यू जो होता है यह इसका प्रमुख काम जो होता है स्टोरिंग ऑफ द फैट का काम करता है, इसलिए एडिपोज इसका नाम भी दिया गया है। मतलब कि आपको एक तरह से कहा जाए तो स्किन के नीचे एक गद्दे का निर्माण करेगा जो स्फेरिकल सेल्स का बना होता है गोलाकार फॉर्म में, जो आपको बाहरी चोट से बचाता है। और तो और ये साइटोप्लाज्म के ऊपर में पड़ने वाला दबाव जो होता है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम दो लोहे के बीच में कोई चीज को गुजारे तो क्या होगा, वो थोड़ा सा भी लोहा तो दबेगा नहीं, बशर्ते कि उसी को दाब देगा। लेकिन अगर उसी को हम उसके जगह पर रबर रख दें तो उसको आसानी से ले जाएगा, और मान लेते कि उससे ज्यादा साइज का होगा तो वो खुद है सो पीछे हट जाएगा। यानी कि जस्ट लाइक ये उसी तरह का जंपिंग का काम करता है ये। यानी कि ये एडिपोज जो है दो सेलों के बीच में जब सर्कुलेशन होता है तो वो फास्ट हो जाता है तो उसका दबाव बढ़ और घट जाता है। तो बढ़ने और घटने को कंट्रोलिंग करने का काम ये एडिपोज कर देता है। यह मुख्य रूप से कहा जाए तो ये फैट ग्लोबल टिश्यू का बना होता है, जिसके कारण ये जो है कुशन का काम करता है। क्या दिख नहीं रहा है क्लियर? क्या चीज क्लियर नहीं हो रहा है? और एडिपोज टिश्यू जब पढ़ा रहे हैं ना तो मैं इसको शॉर्टली में बता देता हूं कि एडिपोज का मुख्य काम जो होता है हमारे बॉडी में फैट का स्टोरेज करना, शॉक को एब्जॉर्ब करना और साथ में इंसुलेटिंग का काम करना। ठीक है, ये हमारा प्रमुख तीन कार्य है इसका, एडिपोज का। यही कारण है कि जब हम किसी चीज से टकरा जाते हैं तो हमें चोट नहीं लगती है, और लगती भी है तो उतना जोर से नहीं लगती है, या फिर लगती भी है तो हमारे इंटरनल ऑर्गन को कोई खास नुकसान नहीं होता है। तो एक तरह से शॉक जर्क ये एब्जॉर्बर हो गया। और दूसरा तुम देख रही हो कि ये फैटी है, इसलिए ये लुब्रिकेंट का भी काम करेगा, यानी कि ये बाहरी सेल को ड्राई होने से बचाएगा। और तीसरा तुम ये भी देख सकते हो कि इसका मुख्य रूप से काम है कि अगर मान लेते हैं कि जैसे कि नदियों में नहाने जाते हो तो नदी का जो है प्रेशर ज्यादा होगा पानी का और हमारा बॉडी का कम होगा, तो उस कंडीशन में बाहर से पानी हमारे बॉडी के अंदर आएंगे तो इसको आने से ये एडिपोज टिश्यू जो है रोकेगा, यानी कि ये फैटी लेयर जो है एक इंसुलेटिंग का काम कर देगा। एक और भी है कि हमारे बॉडी के अंदर का गर्मी और बाहर के गर्मी के टेम्परेचर को देखा जाए तो दोनों में अंतर मिलेगा, तो उस अंतर को पूरा करना चाहेगा हमारा बॉडी और हमारा इन्वायरमेंट, तो इससे बचाने में भी ये मदद करेगा कि अंदर का टेम्परेचर को अंदर ही रहने देगा और बाहर के टेम्परेचर को बाहर ही रहने देगा, जिससे हमारा बॉडी ज्यादा हीट होने से बच जाएगा। समझ में आया? यस सर।
चलिए, अब स्केलेटल टिश्यू को तो बताने की जरूरत नहीं है, चूंकि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। बोलिए। किसी को दिक्कत नहीं ना है स्केलेटल टिश्यू को समझने में? जल्दी बोलिए। क्या जी? सलोनी, सलोनी, गुड़िया या फिर अनुप्रिया, किसी को भी समझने में इस सब कोई दिक्कत है क्या? नो सर, मतलब समझ में आ गया, लेकिन जैसे कि स्केलेटन में बोन बोन है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स बोलिए होता है। वो अलग चीज हो जाएगा। जब उसमें कार्टिलेज बोन की जब बात करेंगे तब हमारे मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। तब मैट्रिक्स को भूल जाओ, जो मैट्रिक्स था वो पहले वाला टिश्यू में ही काम कर गया। ठीक है, ये अलग अलग रूप में पाए जाएंगे। बोन के साथ का जो कनेक्शन होगा जो जिस टिश्यू में, तो उस समय मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। हमारे बोन में मैट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोन को उस टिश्यू के साथ, यानी बाहरी टिश्यू के साथ बोन का कनेक्शन जब होगा तब हमें मैट्रिक्स की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आई? यस सर। चलिए, तो इसको स्केलेटल टिश्यू को छोड़ देते हैं। यस सर। सर एक चीज हम नहीं समझे, जैसे वाटर बॉडीज, मतलब कि एडिपोज वाले में बताए थे कि पानी में अगर तैरता है तो क्या बाहर का पानी? जैसे कि हम एक कॉटन को रखेंगे पानी में तो क्या होगा? पूरा भीग जाएगा। और हम अपना बॉडी को जब हम पानी में रखते हैं तो क्या होता है? हम लोग भी तो वो भी पूरा भीग भीग, जाएंगे। बिल्कुल। तो क्या हमारा इंटरनल ऑर्गन भी भीग जाता है? नो सर। क्या हमारे शरीर के अंदर भी पानी घुस जाता है? नो सर। तो यानी कि इंसुलेटिंग का काम हो गया ना। तो वो स्किन करता है ना, ये थोड़ी करता है तो इस एडिपोज। स्किन नहीं, स्किन के नीचे जो फैटी लेयर होता है वो काम करता है। ये वही स्किन के ऊपर में एक हल्का तेलीय रचना बनाती है। आप देखे भी होंगे कि जब धूप में जाते होंगे तो आपका स्किन एकदम चिपचिपा सा और चिकना तेल जैसा निकलने लगेगा आपके बॉडी के ऊपर से। ऐसा होता है, इस खास करके फेस के ऊपर में तो देख ही सकती हो। यस सर। तो सेम टू सेम वो आ रहा है कहाँ से? वो ऑयलिंग जो होता है, वो ऑयलिंग कहाँ से सिक्रीट होता है? तो ये ऑयली जो सिक्रीट होता है वो इसी टिश्यू से होता है। यही है सो आपके इस बॉडी के ऊपर वाले हिस्से को मॉइस्ट रखने में मदद करता है। अगर ये नहीं होता तो आपका ड्राई हो जाएगा, फट जाएगा स्किन। जैसे कि एक स्कर्वी के साथ होता है। स्कर्वी डिजीज जब होता है तो यही लेयर जो है एकदम कम बनता है, तो उसके कारण देखिएगा स्किन पूरा फटा फटा सा होने लगेगा, या बेरी बेरी। इस सब तरह के डिजीज में ये होता है। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब इसमें समझाने के लिए कोई और कोई टॉपिक है तुमसे को समझना है? क्योंकि अब इसके बाद से ये सब टॉपिक को बंद करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। कोई भी गर्ल्स या बॉयज, किसी को भी दिक्कत है किसी टॉपिक में तो पूछ सकते हो। सर नर्वस टिश्यूज बताइए ना थोड़ा। चलिए, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है, ये सबसे पहले जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि नर्वस, नर्व्स। नर्व्स का मतलब होता है पतले पतले भेन। और ये टिश्यू जो होता है, ये मुख्य रूप से इसका काम होता है, इसके अंदर में चूंकि न्यूरॉन्स होते हैं, इसलिए ये नर्वस टिश्यू जो होता है ये मैसेज कैरिंग का काम करता है। किस चीज को कैरी करने का काम करता है? मैसेज। तो मेन रूप से देखा जाए तो नर्वस टिश्यू जो होता है, इसका प्रमुख काम होता है हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन को कैरी करना, जो हमारे होल बॉडी पार्ट्स के साथ मौजूद होता है। आपको मैंने एक बार इसके पिक्चर्स के रूप में पिक्चर्स को मैंने आपको बताया था दिखा करके कि इसका कौन सा पार्ट क्या काम करेगा। ठीक है, तो इसमें आपने देखा था क्या कि इसका प्रमुख जो पार्ट था
उसमें आपको देखना है कि मिलेंगे, एक ऊपर का भाग होता है, एक बीच का भाग, एक नीचे का भाग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नीचे के भाग को समझिए। ये नीचे का भाग जो दिख रहे हैं साइनेप्स, न्यूरॉन्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये साइनेप्स ही है। क्योंकि ये साइनेप्स जो है, इसके बगल में आप देखिए कि यहाँ पर आपको मस्कुलर और मोटर एंड प्लेट दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर में क्या होता है कि ये आके कनेक्ट हो जाते हैं साइनेप्स, और ये साइनेप्स जैसे कनेक्ट हो जाएंगे तो आपके मसल्स में जो भी हरकत होगी, यानी कि आपके बॉडी से कुछ कुछ भी टच करेगा तो तुरंत उस फील्ड को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फील्ड में कन्वर्ट कर देगा। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये साइनेप्स के मदद से जो टर्मिनल नोब है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये साइनेप्स जो है उसके अंदर में एक्सॉन के माध्यम से वो डायरेक्टली न्यूक्लियस को, जो साइटोन के नाम से ऊपर देख रहे होंगे साइटोन होगा, वहीं पर न्यूक्लियस को जाकर ट्रांसफर कर देगा। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है फिर से यहाँ पर आने के बाद न्यूक्लियस क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा, और ये मसल का इंफॉर्मेशन एक्सॉन के माध्यम से न्यूक्लियस तक जैसे ही पहुंचेगा तो ये साइटोन क्या करेगा, उसको फास्ट कर देगा। फास्ट करने का मतलब कि जैसे कि हम अपना मोबाइल का आवाज जो होता है उसका एक निश्चित आवाज होता है, जैसे 10 डीबी या 5 डीबी या 20 डीबी, इतना ही होता है। हम उसको चाहते हैं 80 या 20 या 100 डीबी बनाना, तो उसके लिए हम लोग लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हम मोबाइल के साथ लाउड स्पीकर को जोड़ेंगे तो उसमें आवाज उतना आएगा? बोलो, हेलो हेलो। यस सर। यस सर। अगर हम मोबाइल के साथ अगर लाउड स्पीकर को जोड़ देंगे तो क्या मेरा आवाज उतना आएगा? मोबाइल के साथ लाउड स्पीकर को जोड़ दे तो ज्यादा आवाज आएगा ना? हाँ, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आपका आवाज नहीं ज्यादा आएगा, आएगा। कभी नहीं आएगा, क्योंकि बीच में आप देखें वो एक छोटा सा स्क्वायर शेप में एक मशीन लगा होता है, इसको ही एम्पलीफायर कहते हैं। जब तक एम्पलीफायर से बॉक्स को नहीं कनेक्ट करेंगे तब तक उस इंफॉर्मेशन को वहां तक कैरी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्योंकि सुनिए ना आपका, सर। बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? कैसे अगर लाउड स्पीकर पे जोड़ दे तो आवाज क्यों नहीं आएगा? पक्का आएगा ना? जैसे कि अगर आवाज सुनाई नहीं जरा, दे रहा है लाउड स्पीकर। ठीक है, आपको ये देखिए मैं समझा रहा हूँ। सो ये मान लेते कि आपका स्पीकर है, ठीक है, इससे आपने कनेक्ट किया, आपका डिवाइस ये हो गया, ये मोबाइल डिवाइस हो गया, इससे कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली, तो इसका आवाज इसमें आएगा? कुछ बटन उटन ऑन करेंगे तब जाएगा ना, डायरेक्टली कुछ भी कर दें, यहाँ पर ऑन ही कर देते हैं पावर को, तो क्या इससे पावर इसमें एम्पलीफाई करेगा? नहीं करेगा। इस लाउड स्पीकर में क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि वही तो बात बोल रहे हैं कि लाउड स्पीकर में जोड़ने से पहले हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सके। समझ में आया? अगर हमारे पास वैसा कुछ सिस्टम नहीं होगा तो वो इंफॉर्मेशन को हाई स्पीड से इसको कनेक्ट नहीं कर सकता है। तो वो एक कनेक्शन का जो काम करेगा ये साइटोन का काम होगा। जैसे ये मोबाइल है आपका, तो इस मोबाइल के साथ सबसे पहले इस एम्पलीफायर में कनेक्ट करेंगे। एम्पलीफायर क्या करेगा, इस सिग्नल को ले लेगा और ये 10 डीबी का जो आ रहा था इसके पास साउंड, इसको गुना कर देगा, जितना उसको बढ़ाना होगा 10 से गुना कर देता, अब कितना हो गया 100 डीबी। अब 100 डीबी का ये साउंड जो है अब इससे निकलेगा। यहां से कितना निकल रहा था 10 डीबी, अब यहां से कितना निकलेगा 100 डीबी। अब इसका बाद इसका जो आवाज होगा बहुत ही हाई लेवल का होगा। आई बात समझ में? अब तो इसमें जो है आपका ये जो तुम देख रहे थे, ये डेंड्राइट्स जो मैसेज को कैरी किया, ये बहुत ही हल्का मैसेज को लिया, यानी कि इसका जो स्पीड था बहुत ही कम था। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जब यहां तक पहुंचाया तब तक ये कम था, लेकिन न्यूक्लियस को जैसे ही मिला तो इसने इसको एम्पलीफाई कर दिया, और इसके अंदर में एक लिक्विड टाइप का मटेरियल भरा होता है जिसको साइटोन कहते हैं। ये इसके एम्पलीफिकेशन को और हाई कर दिया। अब ये हाई करने से क्या होगा कि इसके बगल में जो लगा हुआ डेंड्राइट्स होगा, डेंड्राइट्स वो क्या करेगा, उसको बहुत ही
आसानी से उसको कैरी कर लेगा, और कैरी करके उसके बाद उसको वहां तक यानी ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचा देगा। यानी कि ये जो होगा नेक्स्ट इसी तरह का किया, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को आसानी से एम्पलीफाई किया, फिर उसके बाद उसको है तो सिग्नल में कन्वर्ट किया, उस सिग्नल को फिर से वापस वो जो है मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मैकेनिकल सिग्नल जो होगा मस्कुलर के माध्यम से आपके हैंड को मिलेगा मैसेज, और हाथ जो है ऑटोमेटिक वहां पर जाकर चपका देगा उसको, और इस तरह से मच्छर का खात्मा हो जाएगा। तो ये इतना सारा मैसेजिंग का जो काम होता है सब न्यूरॉन्स के द्वारा कराए जाते हैं। ये मुख्य रूप से कहा जाए तो ये ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग ऑफ द स्टिमुली है, यानी ये उद्दीपन को ग्रहण करने से लेकर के उसको मैसेज सेंडिंग का तक का काम इन्हीं का है। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये भी लैकिंग जो करता है, यानी कि इसमें भी मैट्रिक्स जो होता है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू के साथ कनेक्ट होता है। सर यहाँ पर समझ सॉलिड गए, लेकिन मैट्रिक्स ये जो काम आएगा। डेंट्रीज है न्यूरोफाइब्रिल, ये दोनों का क्या काम है? ये साइटोन के साथ मिला होता है, और साइटोन में ही न्यूरोफाइब्रिन नामक प्रोटीन होता है। ये मैसेज को और एम्पलीफाई करने के बाद जो साइटोन में जो एम्पलीफिकेशन हुआ न्यूक्लियस के माध्यम से, उस मैसेज को ले जा करके डेंड्राइट तक पहुंचाने में ये न्यूरोफाइब्रिन ही काम करेगा। समझ में आया? यस सर। अकेले हमारे बॉडी में कोई भी काम नहीं करता है, हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट होता है। जैसा कि आपने टिश्यू को पढ़ने वक्त ही आपको मालूम चल गया होगा कि एक सेल होता है, एक टिश्यू होता है, एक ऑर्गन होता है, एक ऑर्गन सिस्टम होता है। तो कुछ भी पार्ट अगर देखा जाए तो अकेले कोई काम नहीं कर सकता। अगर हम कहें कि हमारा शरीर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन है, ठीक है, तो हार्ट निकाल लेते हैं, क्या वो आदमी जिंदा रहेगा? ऑटोमेटिक मर जाएगा। कहेगा कि हार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तब ठीक है लंग्स निकाल लिया जाए तो क्या जिंदा रहेगा? तो नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि हर एक बॉडी पार्ट्स में जो है हर एक ऑर्गन उतना ही वैल्यू रखता है जितना कि वो अदर पार्ट्स रखते हैं। इसका मतलब कि हर एक पार्ट्स को एक से दूसरे की कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, और ये कनेक्शन का काम यही छोटे छोटे ऑर्गन्स करते हैं, जो हम लोग टिश्यू के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया होगा?